चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है सुनील भैया, सबसे पहले आप ये बता दीजिए। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हमारे पास होता है भौतिक गुण। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भौतिक गुण क्या है, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, है ना, मेरा जो रंग है वो है गेहुआ, है ना, मेरा जो वजन है वो है 70 किलोग्राम। तो दोस्तों जैसे मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं यानी कि भौतिक गुण हैं, ऐसे आपके भी भौतिक गुण होंगे। ऐसे ही दोस्तों मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी भौतिक गुण हैं। तो हम इसी की चर्चा इस टॉपिक के अंडर में करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले सुनील भैया ये मेटल्स क्या होते हैं, देखो मेटल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। अब मेटल्स को सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए ताकि आप रिलेट कर पाए कि मेटल कौन है। फॉर एग्जाम्पल आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, है ना, उसके अलावा आपका प्लेटिनम, उसके अलावा आपका सोडियम, उसके अलावा आपका पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मेटल्स यानी धातु हैं। अब मेटल्स यानी कि जो धातु सुनील भैया आपने हमको यहां पर बताए हैं, उनकी आपने यहां पर ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। जी बिल्कुल, मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। आपने क्लास 9 में एक बात पढ़ी होगी, एलिमेंट यानी कि तत्व, और इसके आपने 4 प्रकार पढ़े होंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटेलॉइड और चौथा नोबल गैस। हमें पहले 2 प्रकार डिस्कस करने हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो हमेशा हम बोलेंगे मेटल्स आर एलिमेंट्स। मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स के प्रकार होते हैं। अब उसके आगे इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये हार्ड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं, शाइनी होते हैं यानी कि चमकते हैं, मेलिएबल होते हैं यानी कि हम इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं यानी कि हम इनको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से बिजली को और हीट को कंडक्ट करते हैं। अब इसको वन बाय वन हम आगे चल के अभी समझेंगे, ठीक है। तब तक यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जनरली मेटल्स हमको कौन सी स्टेट में मिलते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में मिलते हैं। सुनील भैया 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको मेटल्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं? तो ये हमको मिलते हैं सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लीज मार्क, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट मरकरी यानी कि पारा, जो हमको मिलता है लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में मिलता है दोस्तों? ये बेसिकली हमको मिलता है लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में। क्या बात है सुनील भैया, डन। उसी प्रकार से हमारे पास क्या आते हैं? उसी प्रकार से हमारे पास आते हैं दोस्तों नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, ठीक है। अब पहले कुछ कॉमन नाम जान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना जी। अब नॉन मेटल भी क्या हुए सुनील भैया? देखो नॉन मेटल भी मेरे दोस्तों एलिमेंट्स के प्रकार हुए, यानी कि जो मेटल नहीं, जो मेटल्स की जैसी प्रॉपर्टी शो ना करे, वो क्या है? वो है नॉन मेटल, ठीक है। अब नॉन मेटल्स भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और देखिए यहां पर ये जनरली डल होते हैं, जनरली डल यानी कि उनकी तरह चमकते नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटल होते हैं यानी कि हम जब फोर्स लगाते हैं तो चटक जाते हैं, पीसेस में टूट जाते हैं। साथ ही साथ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी नॉन मेटल्स यानी अधातु की प्रॉपर्टीज है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर प्लीज दोस्तों मार्क करेंगे, दोस्तों प्लीज मार्क करेंगे, ये बात सारे के सारे दोस्त मार्क करेंगे। हमारे पास मेटल्स 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, वो है कौन सा? वो है ब्रोमीन। हमारे पास नॉन मेटल्स तीनों फिजिकल स्टेट में अवेलेबल हैं, सॉलिड भी हैं, कुछ कुछ लिक्विड स्टेट में है और कुछ गैसेस स्टेट में है। जैसे गैसेस स्टेट में कौन सा सुनील भैया? आपके पास फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना। ये सब क्या हो जाती है? ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में जैसे ब्रोमीन लिक्विड हो गया, सॉलिड स्टेट में जैसे आयोडीन सॉलिड हो गया, कार्बन सॉलिड हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास हो गया है, और देखिए इससे आपको एक बढ़िया सवाल करा देता हूं। ये है आपके पास प्रीवियस ईयर का सवाल, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, वो क्या है?
तो मेटल हमारे पास कौन सा है जल्दी बताओ, मरकरी, और नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। काम खत्म, सी इज द करेक्ट आंसर। ये मरकरी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली ब्रोमीन। क्लियर है बात, सभी को ये बात क्लियर हो रही है? जी सुनील भैया बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो अब फटाफट से यहां पर हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, जल्दी से प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब आपने जो सुनील भैया अभी बोला था ना, ये लश्यर, ये लस्ट्रस है, ये नहीं है, ये डल है, ये क्या है? यही फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यही भौतिक गुण है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है लश्यर, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू रिफ्लेक्ट लाइट ड्यू टू विच दे हैव अ शाइनी सरफेस। यानी कि मेटल्स या धातुओं की वो एबिलिटी जिसकी वजह से जैसे ही लाइट इनके ऊपर गिरती है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेटल है, ये लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका सरफेस चमकता है, शाइनी है। तो हम क्या बोलते हैं कि मेटल हमारे कैसे वे, जो लश्यर को शो करते हैं वो लस्ट्रस वे। क्या हुए, लस्ट्रस, यानी कि ये चमकते हैं, इनकी सरफेस शाइन करती है। उसी प्रकार नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं नॉन लस्ट्रस या फिर डल, यानी कि इनकी सरफेस चमकती नहीं है। बट इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे कि आयोडीन जो हमारे पास है और जो ग्रेफाइट हमारे पास है, याद रखिएगा ये दोनों लस्ट्रस है और इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। तो कौन से नॉन मेटल्स हमारे पास लस्ट्रस है, यानी कि इनकी सरफेस शाइनी है, चमकते हैं, तो कौन सा, आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहां मिलेगा सुनील भैया, आपका पेंसिल का जो कोर होता है जिससे आप लिखते हो, आप उसको जाके देखना, बड़ा शाइनी होता है वो, जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, तो मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस और डल, एक्सेप्शंस है आयोडीन और ग्रेफाइट। उसके बाद दोस्तों अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज है हमारे पास हार्डनेस, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है। क्या बोला सुनील भी आपने, आपने क्या बोला, आपने बोला हार्डनेस, मैंने कहा हाँ, हार्डनेस विच इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। अब देखिए हार्डनेस यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कठोरता, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं कठोरता। हार्डनेस को हिंदी में कहते हैं कठोरता, और ये सिर्फ सॉलिड्स यानी कि ठोस पदार्थों के लिए डिफाइंड है, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी भी सॉलिड चीज को अगर मैं ऐसे खुरदने की कोशिश करूं, है ना, या इसको मैं काटने की कोशिश करूं, तो ये जो सॉलिड चीज है, ये जो अवरोध लगाई गई है, भाई मैं तुझे काटने नहीं दूंगी, मैं तुझे घिसने नहीं दूंगी, इस अवरोध को हम क्या कहते हैं, इस अवरोध को क्या कहते हैं, इस अवरोध को हम कहते हैं हार्डनेस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस अगेंस्ट कटिंग और स्क्रैचिंग, यानी कि अगर आप किसी भी ठोस पदार्थ को काटना चाहते हैं या घिसना चाहते हैं, तो वो जो अवरोध लगाता है कि भाई मैं तुझे खुद को काटने नहीं दूंगा या घिसने नहीं दूंगा, इस अवरोध को कहते हैं हार्डनेस। तो अब मुझे बताइए मेटल्स हार्ड है या नहीं है, अपना दिमाग लगाइए, मेटल्स यानी कि धातु हार्ड है या नहीं है? ऑब्वियसली मेटल्स हमारे पास क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये जनरली हार्ड होते हैं। पर इसमें एक्सेप्शन फिट हो जाता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स है, इसको आप चाकू से काट सकते हो, कैन बी इजीली, कैन बी कट विद अ नाइफ। यानी कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन फिट हो जाता है, और वो एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग चाकू से काट सकते हैं और ये आसानी से कट जाएंगे। ठीक है जी सुनील भैया, ये बात हमको अच्छी तरीके से क्लियर है। अच्छा, इसी में अगर हम थोड़ा आगे चलें तो नॉन मेटल्स क्या है, दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आपके हार्ड नहीं होते, दे आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन यहां पर एक ऐसा एक्सेप्शन फिट होता है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली हार्डेस्ट ऑकरिंग सब्सटेंस हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज डायमंड, विच इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, ऐसे डायमंड भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। और मजे की बात आपको बता देता हूं, ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कौन सा है, एक नॉन मेटल यानी कि डायमंड हमारे पास है। क्या बात है सुनील भैया, मजा ही आ गया। आगे चलिए सुनील भैया, प्लीज आगे चलिए। अब हमारे पास आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक मेटल है, एक फोर्स ऊपर से लगाया, एक फोर्स नीचे से लगाया, यहां पर इसको चपटा करके ऐसे पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, इस प्रॉपर्टी को बोलूंगा मेलिएबिलिटी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटल, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर से एक फोर्स नीचे से ऐसे बिल्कुल दबा दिया,
एक ऊपर से एक नीचे से, बिल्कुल ऐसे कंप्रेस कर दिया, दबा दिया और पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। यानी कि मेटल्स या धातुओं की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम उनको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उनके ऊपर क्या लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स यानी दबाव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं दबाव। क्या लगाएंगे दोस्तों, दबाव। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास मेटल है, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर से ये, एक फोर्स नीचे से ये क्या कर रहा हूं, दबा रहा हूं, दबा दिया। तो मेरे दोस्तों ये क्या, ऐसे बिल्कुल चपटी सी शीट बन जाएगी, पतली सी, ऐसी पतली सी शीट बन जाएगी, यानी कि एक थिन शीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थिन शीट बन जाएगी। तो यहां पर अगर हमारे पास एक मेटल है और उसके ऊपर अगर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। सो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, यानी कि दबाव लगाने पे हमने इसको पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया है, इसे हम बोलेंगे मैलिएबिलिटी। आपको इसका एग्जांपल दूं, आप स्कूल में एल्यूमिनियम के फॉइल में खाना लेके जाते हो, तो वो एल्यूमिनियम का फॉइल पतला सा कैसे हुआ, क्योंकि मेटल्स की एबिलिटी है, हम उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मिठाई खाते होगे, तो मिठाई के ऊपर आपने देखा वरक होता है, अरे हमारे यहां पे तो सोने का वरक होता है, अरे हमारे यहां पे तो चांदी का वरक होता है। तो ये जो वरक हुआ है, ये क्या है, ये मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल ही तो है मेरे भाई। अगर आपके दिमाग में इसका एग्जाम्पल घूमे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम का फॉइल, साथ ही साथ वर्क ऑन स्वीट्स। जो मिठाइयों पे वर्क किया जाता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो यही तो बताता है कि मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि हम उसको पतली शीट में, पतले फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो मैलिएबिलिटी को दिखा रहा है जी सुनील भैया। तो कामना करता हूं ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यानी कि मेटल्स की वो एबिलिटी जिससे कि हम कंप्रेसिव फोर्स लगा के उनको पतली शीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले फॉइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मैलिएबिलिटी कहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों जी सुनील भैया। एक्सेप्शन हमारे पास है मरकरी और जिंक एट द रूम टेम्परेचर। अब देखिए, ना तो आप मरकरी को पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही जिंक को। मरकरी को इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और जिंक को इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्रिटल है। क्या है, वो बेसिकली ब्रिटल है। क्या है, वो है ब्रिटल, रूम टेम्परेचर पे वो होता है ब्रिटल। अब आप बोलोगे यार ये ब्रिटल कौन सी नई चीज है, मैं बताता हूं। कांच का ग्लास देखा है, अगर उसको ऐसे नीचे गिरा दे तो पीसेस में टूट जाता है। तो मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दोस्तों हम जब उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो पीसेस में टूट जाए, शैटर हो जाए, ब्रेक हो जाए, इसे कहते हैं ब्रिटल। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे जिंक हमारे पास ब्रिटल होता है, इसीलिए आप उसको पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट हम ऐसा मानते हैं कि हायर टेम्परेचर्स पे जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जिंक हमारे पास मेलिएबल और डक्टाइल हो जाता है। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए जी सुनील भैया, रहेगी। उसी प्रकार नॉन मेलिएबल ब्रिटल इन दी सॉलिड फॉर्म, हमारे पास नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि आप इनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, किसी भी स्टेट में है आपके मेलिएबल नहीं होंगे, यानी आप इसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर सॉलिड फॉर्मेट की स्पेशली बात करें तो ब्रिटल है, जैसा जिंक है ना, बिल्कुल वैसे है। फोर्स लगाया पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। कामना करता हूं ये सारी की सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या, डक्टिलिटी के बेसिस पे। तीन चीजें हो गई। चौथी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। यानी कि अगर दोस्तों मेरे पास मेटल है और उसको एक फोर्स में ऊपर से लगाऊं और एक फोर्स नीचे लगा के खींच दूं, खींच के पतली तार बना दी। क्या बना दी, खींच के पतली तार बना दी। यानी कि ये मेरे पास मान लीजिए मेटल है, एक फोर्स ऊपर लगाया, एक फोर्स नीचे लगाया, और ये कन्वर्ट हो गया, ऐसे पतला तार बन गया, पतला तार बन गया, यानी कि एक थिन वायर बना दी हमने। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये फोर्स कौन सी लगाई हमने, ये फोर्स लगाई हमने खिंचाव। क्या बोलोगे, बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो टेंसाइल फोर्स मतलब खिंचाव। यानी कि एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, ऐसे खींच दिया मेटल को और पतली तार के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जब हमने मेटल के ऊपर
टेंसाइल फोर्स लगाया और वो पतली तार के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं तन्यता और मैलिबिलिटी को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है जी। अब अगेन एक्सेप्शंस हमारे पास क्या है दोस्तों? मरकरी और जिंक एट द रूम टेम्परेचर। अगेन जिंक एट रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बड़े समझदार बालक हो आप लोग, मुझे पता है सुनील भैया, वो ब्रिटल हो जाएगा, यानी कि ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, है ना जी सुनील भैया। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं? जनरली तो नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि ये तार के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, एंड आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटल इन द सॉलिड फॉर्म, ब्रिटल इन सॉलिड फॉर्म। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में है। तीनों ही स्टेट्स में ये डक्टाइल भी नहीं है और मेलिएबल भी नहीं है। और अगर आप सिर्फ सॉलिड फॉर्मेट की बात करो कि भैया सॉलिड फॉर्मेट, तो भैया सॉलिड फॉर्मेट ब्रिटल है, फोर्स लगाते टूट जाएगा। ठीक, पर इसमें एक एक्सेप्शन हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फाइबर। तो ये आप याद रखना, पतली पतली कार्बन की तारें बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फाइबर। उसके बाद हमारे पास आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि जब भी हम मेटल को बहुत तेज स्ट्राइक करते हैं तो वो रिंगिंग या क्लिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे स्कूल में बेल बजती है, टन 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 टन, है ना, तो वो बेल मेटल है, वो एक मिक्सचर है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सिक्का होता है, सिक्का, उसको नीचे गिराइए, एक अलग से खन खन की आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड आएगा। तो मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है दैट दे प्रोड्यूस डीप रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि जो सोनोरिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको हम बोलते हैं सोनोरस। ये सोनोरस है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो दे आर नॉन सोनोरस। अगर हम इनको तेज स्ट्राइक करेंगे तो कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही है। ये मेटल्स की बात है, ये नॉन मेटल्स की बात है। मेटल्स की और बातें करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज दे आर फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको रीजन भी बताता हूं, लेकिन यहां पर याद रखना एक्सेप्शन है लेड एंड बिस्मिथ। ये रिलेटिवली बाकी मेटल से कंपैरिजन में रिलेटिवली पुअर कंडक्टर्स हैं, रिलेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बताइए भैया, एक एक करके बताइए। अब सबसे पहले मेटल्स यानी कि जो हमारे पास धातु होते हैं, उनके पास फ्री या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सुनील भैया? तो हमारे पास न्यूक्लियस है और फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है और फिर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है। मैं सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स में बोलता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है इसको मिला के हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल। तो हम बोलते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे बाहर वाले शेल के, ये न्यूक्लियस, इनर शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो ये न्यूक्लियस, पहला के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, सबसे बाहर वाला शेल हमारे पास है एम। तो हम ये कहेंगे आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? एम। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव, यानी वो आसानी से मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं होता। के और एल शेल को हम बोल देंगे इनर शेल। ठीक है, अब ये इनर शेल प्लस न्यूक्लियस मिलकर बनाता है कर्नल, और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव करने लग जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये बढ़िया डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। बट आपको अभी मैं बता दूं, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं चीजें बताऊं, तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब इसमें एक्सेप्शन है लेड और बिस्मथ। अब यूजुअली जो मेटल्स है, उन बाकी मेटल से कंपैरिजन में लेड और बिस्मथ जो है वो बेसिकली आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दूसरे मेटल से कंपैरिजन में, यानी इतनी अच्छी तरीके से बिजली का कंडक्शन नहीं करते। ऑलराइट, और अगर हम यहां पर बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो जनरली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, एक्सेप्शन ग्रेफाइट है। याद रखना, ग्रेफाइट जो हमारे पास फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। डन। उसके बाद हम आगे चलते हैं,
तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट नॉट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, सुनील भैया गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट में और नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट में, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और अगर वो सॉलिड स्टेट के मेटल की बात हो रही है, तो वहां पर हीट कंडक्शन कैसे हो रहा होगा? सोचिए। आपको सीधे सीधे बता दूं, हीट कंडक्शन कभी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का योगदान नेग्लिजिबल है। ये होता है एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से, यानी कि एटम की वाइब्रेशन की वजह से होता है। जितना तेज एटम का वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा उतना तेज हीट ट्रांसफर होगा। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब मेटल्स के केस में गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट नॉट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्शन इज इक्वल्स टू लेड, मरकरी एंड बिस्मथ। यानी कि जो हमारे पास मेटल्स है यूजुअली तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास क्या है? लेड, मरकरी और बिस्मथ, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब मैं आपके मिसकंसेप्शन को दूर करता हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, सुनील भैया फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है हीट कंडक्शन। अगर ऐसा सत्य होता तो डायमंड हमारे पास जो है ना, कभी भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता। ये आपके पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। बिल्कुल आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू। ये सिल्वर जो कि सबसे बेस्ट हीट का कंडक्टर है, मेटल्स में सिल्वर होता है, उससे 5 गुना ज्यादा तेज हीट कंडक्ट करता है डायमंड। तो मैं आपको सीधे सीधी बात बता दूं, डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन स्टिल अगर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हीट कंडक्ट करता है, तो इसके पीछे सिंपल रीजन है एटॉमिक वाइब्रेशंस। अब आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे, फोनोनिक हीट ट्रांसफर होता है इसके अंदर। तो सिंबल अभी इतने याद रखिए, जो भी हमारे पास सॉलिड्स में अगर हीट ट्रांसफर यहां पर हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट कंडक्शन नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज बिकॉज ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस। ठीक है, और एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से अगर हो रहा है दोस्तों, तो याद रखना एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा है, इसी वजह से डायमंड जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। साथ ही साथ ग्रेफाइट भी हमारे पास काफी अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। और अगर आप जनरली नॉन मेटल्स की बात करो तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जनरली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जनरली दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक्सेप्शन इज लेड, मरकरी, बिस्मथ, एक्सेप्शन इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। यहां पे जनरली लगाना ज्यादा बेटर रहेगा, जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉट इन एवरी केस। उसके बाद सुनील भैया इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कि एक सॉलिड लिक्विड बन जाए सुनील भैया, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, ठीक है जी। और जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट ये हमारे पास होता है नॉन मेटल्स का। बट इसमें एक्सेप्शन अगेन आ जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों हमारे पास कार्बन के फॉर्म्स है, तो इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जनरली, एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट। यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगेन यहां पर लगाना चाहिए जनरली, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है सुनिए ध्यान से। अब इससे आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। मरकरी, गैलियम और सीजियम। अब जैसे मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो -38 के आसपास होता है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी चीज का हमेशा सेम होता है। अब मरकरी का जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट है -38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। अच्छा, मरकरी, गैलियम और सीजियम, मरकरी, गैलियम और सीजियम, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ये है और एक्सेप्शन हमारे पास ये, यानी कि इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम और सीजियम, यानी इनके हमारे पास क्या होंगे दोस्तों? लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे। अब इसके अंदर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या आता है कि सुनील भैया गैलियम और सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट है मरकरी की तरह, तो मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, तो गैलियम और सीजियम भी लिक्विड स्टेट में होंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 29.7 है और सीजियम का 28.4 है, तो ये हमको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ये हमारे हाथ में मेल्ट कर जाते हैं, इसीलिए लोगों को एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि रूम टेम्परेचर पे कितने मेटल लिक्विड स्टेट में है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ मरकरी। पर भैया गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट भी तो कम है। अरे कम है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट में? सॉलिड पे है ना भाई। इसको मेल्ट होने के लिए 29.7 डिग्री सेल्सियस चाहिए और इसको 28.4 चाहिए, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड होगी। 29.7 पे लिक्विड बन जाएगा, 28.4 पे ये लिक्विड बन जाएगा।
पर भैया रूम टेम्परेचर पे मैं मेरे हाथ में लेता हूं तो पिघल जाते हैं। मेरे भाई आप रूम टेम्परेचर पे आप जब अपने हाथ पे ले रहे हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? सुनील जी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। हाँ, तो मेरे भाई तुमने अपने हाथ में, तुमने अपने हाथ में लिया ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये तो पिघलेगा, ये भी पिघल जाएगा। समझ रहे हो जी? पर देखो ये तो ले लिया तुमने हाथ में, सीजियम मत लेना, तो हाथ में छेद ही कर देगा, काफी रिएक्टिव मेटल होता है, आग लग जाएगी अगर तुमने हाथ में ले लिया। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन मॉइस्चर से इंटरेक्ट करेगा, आग लग जाएगी उसमें। तो बिल्कुल सेफली गेम खेलना है। ऑल राइट सुनील भैया, डन है। अब फटाफट से सबसे मोस्ट मेलिएबल मेटल अगर आपसे पूछा गया तो आंसर आप लिखेंगे गोल्ड। सबसे मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा, यानी कि सबसे ज्यादा पतली शीट में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो गोल्ड है। इसीलिए रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का फॉइल यूज करा था, है ना। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल अगर मैं आपको अपडेटेड फैक्ट बताऊं तो वो प्लेटिनम है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अभी भी गोल्ड है, तो आप गोल्ड ही लिख कर आना। उसके बाद बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमारे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट, चाहे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस, सब में क्या है, डायमंड। उसके बाद हमारे पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मेटल के केस में कौन सा है, कौन सा है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन केस ऑफ मेटल्स फॉलोड बाय कॉपर एंड गोल्ड। अगर आपसे पूछा गया कि मेटल्स में सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताओ तो क्या बोलोगे? सुनील भाई मैं बोलूंगा सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का ऑर्डर आया तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। अगर मेटल्स के केस में आपसे पूछा गया बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, तो सिल्वर, उसके बाद अपने आता है कॉपर, उसके बाद अपना आता है गोल्ड। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन सब मेटल्स में, यानी कि सब एलिमेंट्स में, नॉट मेटल्स, सारे एलिमेंट्स में बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? तो मेरे को एक बात बताओ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सारे एलिमेंट्स में कौन हुआ? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सारे एलिमेंट्स में कौन हुआ? डायमंड। इस तरीके से चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलिएबल, ठीक है, एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड एंड बिस्मथ। लेड, खत्म काम। प्रीवियस ईयर का सवाल है, डन है, आगे चलेंगे। Which of the following property is generally not shown by metals? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देते हैं, सोनोरस होता है, डलनेस ये कभी नहीं शो करते, और डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।